आज की जो हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं दैट इज व्हाट द रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स, दिस इज पार्ट थर्ड। 12 to 35 का चैप्टर है। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। मतलब इतना समझ लीजिए कि सबसे टफ जो चैप्टर है आपका, द मोस्ट टफ और यू कैन से टफेस्ट जो चैलेंज आपको देने वाला है दैट इज द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। व्हाई इट इज सो? नॉट ओनली द बेयर एक्ट बट यू विल हैव टू गो फॉर द केस लॉज एज वेल। यही एक ऐसा पार्ट है जहां से केस लॉज मैक्सिमम पूछे जाते हैं। Otherwise, in case of DPSP, you can go only with the Bail Act. In case of the President, Vice President, Parliament, Supreme Court, High Court, whatever I have taught you, you can go with the Bail Acts. With कुछ case laws हैं, but here you can see there are lots of number of case laws, and that is why this chapter becomes very difficult for you. तो प्लीज़ ध्यान रखना, आप लोगों को केस लॉस की तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से 12 से 12 to 35। ठीक है, रिगार्डिंग बेयर एक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी, और फिर आप लोग ध्यान से लगाइए अपनी। ये क्लास आपकी प्रीलिम्स के लिए है और क्रैश कोर्स के लिए है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे उसी के पॉइंट से। फिर भी कहीं किसी को समझ में नहीं आए तो मुझसे आप पूछने की कोशिश करना। तो दिस इज चैप्टर रिगार्डिंग व्हाट फंडामेंटल राइट्स, व्हाट फंडामेंटल राइट्स। So please go to the slide now. This is what chapter third, fundamental rights. यहाँ इसका कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को आता होगा, लेकिन फिर मैं आपको समझाता हूँ कि what do you mean by the fundamental rights. Fundamental rights are those rights which are very essential for your overall development. जो ऐसे अधिकार जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। If you are not given those fundamental rights, your overall development may be hampered. अगर आपको वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं, नहीं दिए गए हैं, तो आपका जो सर्वांगीण विकास हो सकता है, वेदर इट इज़ रिलीजियस डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, what एजुकेशनल डेवलपमेंट, वट एवर काइंड ऑफ डेवलपमेंट यू कैन से, दैट विल बी हैम्पर्ड। तो ये डेफिनेशन हुई, यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इतना समझना है आप लोगों ने, द वेरी बेसिक राइट्स विच आर गिवन टू यू अंडर चैप्टर थर्ड, एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा। यहीं से पहला क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन विच चैप्टर इज कंसिडर्ड टू बी द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स से मैग्ना कार्टा लिख लीजिए, कहीं पर भी मैग्ना कार्टा से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो कौन सा चैप्टर है जो इंडिया का मैग्ना कार्टा समझा जाता है, वो है हमारा चैप्टर थर्ड। लॉजिक क्या है, मैग्ना कार्टा है क्या? Magna Carta is the first document, please write down, first document relating to the fundamental right. इंसान के इतिहास में जो पहला दस्तावेज था मूल अधिकारों से संबंध में, उसका नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। इसलिए जो चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का है, उसको हम कहते हैं दिस इज आर इंडियन मैग्ना कार्टा। तो इंडियन मैग्ना कार्टा कौन सा हुआ? चैप्टर थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स, और यहाँ से हमारी रियल क्लास शुरू होगी। यहाँ पर पहली लाइन ये समझ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड नोट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए, इस लाइन को समझ लीजिए। मतलब क्या है इसका कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। जो आपको ये अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, वो किसके विरुद्ध दिए गए? राज्य के विरुद्ध दिए गए, स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं। क्या मतलब इस बात का? फंडामेंटल राइट FR आर गिवन टू यू अगेंस्ट स्टेट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय FR अगेंस्ट इंडिविजुअल? क्या मतलब इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, मोदी सरकार ने एक लॉ निकाला अभी, मोदी सरकार, फिर एज्यूम कीजिए कि नाउ द पर्सन्स विद द नेम, इनिशियल नेम विद स्टार्टिंग विद द N, नमन गुप्ता, नीलम गुप्ता, N4 जितने भी नेम हैं, दे शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द जुडिशरी एग्जाम। द पर्सन्स विद नेम A shall only to be eligible to be the teacher,
इस तरीके के कुछ रूल्स बना दिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इरेशनल, इलॉजिकल रूल्स बना दिए। तो नाउ दे आर कमिटिंग द ब्रीच ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। बेसिक बात कर रहा हूं। नियम बना दिए केवल हिंदुओं को जुडिशियल ऑफिसर बनाया जाएगा, केवल मुस्लिम्स को है। तो नाउ दे आर डिस्टिंग्विशिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अगेन दे आर कमिटिंग ब्रीच ऑफ योर फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो एक तो फ्रेज ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग ब्रीच्ड बाय द स्टेट। राज्य के द्वारा आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, एक सिनेरियो। नंबर 2, अब आपके पापा जी आ गए। आपके पापा जी की 2 बेटियां हैं, मिन्नी एंड टिन्नी, ठीक। दोनों भेदभाव करते हैं, या 2 बच्चे हैं, लड़की और लड़का, उन दोनों भेदभाव करते हैं। ही इज ऑल्सो वायलेटिंग राइट टू इक्वलिटी। तो दिस सेकेंड इज द केस ऑफ ब्रीच कमिटेड बाय द इंडिविजुअल। तो इन विच केस यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट। किस केस में आप कोर्ट में जा सकते हैं कि माई फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग टेकन अवे, बीइंग एब्रिज्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो यू कैन गो टू द कोर्ट, दैट इज हाई कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, ओनली अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट योर फादर, नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो यू कैन कंप्लेंट, बट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। If your civil right is being violated, you can go to the civil court. If your person is being violated, you can approach to the criminal courts. But you cannot go to the court praying that my fundamental right is being taken away. मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन सोहनलाल रामलाल ने किया। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, या केंद्र सरकार ने किया है, या मेरी यूनिवर्सिटी ने किया है। आप उस तरीके से जा सकते हैं। तो ये हुआ फंडामेंटल राइट, कमीशन ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द स्टेट। तो लॉ इज दिस, एक लाइन लिखनी है आप लोगों ने इस बेस पर बस, और आपका काम बन जाएगा। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। लेट मी नो डिड यू गेट इट और नॉट। इसी के रेफरेंस में नेक्स्ट केस लॉ लिख लीजिए। केस लॉ का नाम है पी.डी. संदासनी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बाकी कुछ नहीं नोट करना है, प्लीज नोट डाउन द केस लॉ। केस का नाम लिख लीजिए बस, पी.डी. संदासनी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं अगली बात। क्या देखा आप लोगों ने? ये बात पढ़ी आप लोगों ने। दिस इज व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट, बट व्हाट इज द स्टेट? What do you mean by the state? State का मीनिंग क्या है? No, you need to understand. आपने कहा कि ओहो हो मुझे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं और these fundamental rights are available to me against the state. तो आपके बगल वाले रामलाल ने पूछा ये स्टेट क्या होता है? तुम्हें स्टेट का नहीं पता? You don't know the meaning of state? Okay. स्टेट नाम की चिड़िया गली नंबर 12 में मिलेगी। तो चलो गली नंबर 12 में। एंड दिस इज व्हाट आर्टिकल 12। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम विल कम फ्रॉम हियर इटसेल्फ। विच आर्टिकल डिफाइंस व्हाट स्टेट? दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12 P फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पर आपको पता चलेगा मीनिंग ऑफ द स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट। और यहीं से देखिए यहाँ पे से आपका रटनतम घटनतम कुछ भी कह लीजिए वो प्रोग्राम शुरू हो जाना चाहिए। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट? लाइक दिस, unless the context otherwise requires the term state includes following. The term in state includes the following, and now you will see the list 1, 2, 3 and 4. There are 4 items which are included in the definition of the state. As per the article 12, there are 4 meanings कह सकते हैं, 4 items कह सकते हैं which come into the category of the state, और 4 kind of institutions कह सकते हैं which are included in the definition of the state. You got it?
and now you will have to remember this. Number one, this is what the government and parliament of India, number one. Number two, government and legislature of each state. दो बातें हो गई. गवर्नमेंट एक, इसको सब कैटेगराइज कर लेते हैं, गवर्नमेंट एक एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यूनियन के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर दो बातें होंगी. यूनियन के लेवल पर भी एग्जीक्यूटिव मींस गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर वन, पार्लियामेंट नंबर टू, देन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि यू कैन से लेजिस्लेचर ऑफ द यूपी, लेजिस्लेचर ऑफ द हरियाणा और ऑफ एनी स्टेट. लाइक वाइज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, योगी गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट, मामा गवर्नमेंट, दीदी गवर्नमेंट, समझ रहे हैं आप, सभी रिश्तेदारों की गवर्नमेंट अलग अलग जगह, कहीं दादा की, कहीं ताऊ की, है कि नहीं है, तो उस तरह की गवर्नमेंट हो गई. समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. दीदी का मतलब वेस्ट बंगाल, मामा का मतलब एमपी, ऐसे चलता है वहाँ पर. हाँ, सो ये आपकी दो बातें होगी, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक क्वेश्चन कैसे आएगा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. नंबर वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर टू, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, नंबर थ्री, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नंबर फोर. इस तरीके से आपसे एक लिस्ट देंगे, ऑप्शन ए बी सी, और पूछ लेंगे ऑल ऑफ द अबव, इस तरीके से. तो आपको रटना पड़ेगा ये. बोलो हाँ है ना, बात समझ में नहीं आई आपको ये. सो दिस इज वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया पे फोकस करो, सेम लाइन इज विद द गवर्नमेंट स्टेट. एंड थर्ड इज व्हाट, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, कहाँ पर, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये चार चिड़िए हैं जिनको हम कहते हैं स्टेट. बात समझ में आ गई नहीं आ गई आप लोगों को. तो ये चार बातें हैं, चार बातें, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में या भारत में जिनके जो स्थित हों. तो चार बातें हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ से जो आने की संभावना रहती है, जो खुर्राट टाइप के लोग होते हैं, वो ये आएंगे कि जी अथॉरिटी का मीनिंग समझ लीजिए, लोकल अथॉरिटी का मीनिंग समझ लीजिए, और फिर आप समझेंगे अदर अथॉरिटी का मतलब. तो क्या मतलब, पहले है अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पर टर्म यूज की गई है. ये देखिए, ये जो टर्म यूज की गई है, कौन सी वाली, ई वाली, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज. तो अदर अथॉरिटीज का तो समझ में आता है. ये ऐसे समझ लीजिए, प्रियांशी अग्रवाल अपने चारों पांचों भाइयों बहनों को लेकर के पहुंच गई अपने गांव, अपने मम्मी के गांव. तो कोई दादी अम्मा मिल गई, तो कह रही कि इसको, पहली वाली को तो पहचानती हूँ मैं, दूसरी वाली भी पहचान में आती है, ये तीसरी चौथी कौन है ये. सही है. तो पहली वाली तो समझ में आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नानी ने पहचान लिया. दूसरी वाली कौन सी है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ये भी नानी ने पहचान लिया. अब तीसरी का जो नंबर आया वो ये आया, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज. यहां पर नानी कंफ्यूज हो गई, ये है क्या भला ये. तो फिर प्रियांशी ने पढ़ाया कि देखो नानी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो. ठीक, तो अथॉरिटी का मतलब समझो. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक लॉ, लॉज, ऑर्डर्स, regulations, bylaws, notification, etc., which have the force of law and power to enforce those laws. So authority का मतलब होता है कि कानून या नियम बनाने की पावर, शक्ति, उसको एनफोर्स करने की शक्ति. उसको जो लिटरल मीनिंग होता है वो अथॉरिटी का मतलब ये होता है. इसके आगे लग गया शब्द लोकल अथॉरिटी. अब इसका मतलब क्या है, तो नानी देखो, लोकल अथॉरिटी का मतलब ये है कि इसको आपने सेक्शन 331 जनरल क्लॉज एक्ट में नाम दिया हुआ है, इसका डिफाइन किया गया है. इसका मतलब है अथॉरिटीज लाइक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स,
पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स, P फॉर प्लिम्स। तो लोकल अथॉरिटी का मीनिंग तो बहुत समझ में आया है। लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब ये हुआ कि ऐसी सभी संस्थाएं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ, पंचायत हुआ, जो कि बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनके पास क्या है, दे हैव द लॉ मेकिंग पावर, दे हैव द रूल मेकिंग पावर्स एंड दे हैव पावर टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स एज वेल। तो ये बात नानी को समझ में आई नहीं आई? जल्दी बताओ फटाफट, कम ऑन। तो लोकल अथॉरिटीज हुआ, हरी अप। नाउ अब आई कहे तो लल्ली, ये तो समझ में आ गया लोकल अथॉरिटीज। अब ई का और समझाए दीजिए, ये क्या है, अदर अथॉरिटीज। अब यहाँ प्रियांशी मैडम जो है घबरा गई कि अदर अथॉरिटीज का मीनिंग तो कोर्ट्स को भी समझ में नहीं आया। उन्होंने भी कई साल लगा दिए इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए, और तो कोर्ट्स ने कैसे लगाए, तो प्लीज नोट डाउन दीज केस लॉज, कम ऑन हरी अप। ये केस लॉज हैं, इन दीज केसेस जल्दी जल्दी लिख लीजिए, अदरवाइज आई विल गिव द लिस्ट। अदर अथॉरिटीज, द टर्म अदर अथॉरिटीज वाज डिफाइंड इन द explained यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, उज्जमबाई, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान, सुखदेव सिंह, R.D. शेट्टी कोर्ट। ये 5 केस लॉज हैं जो आपको सीक्वेंस में रटे होने चाहिए। इन 5 केस लॉज द मीनिंग ऑफ द अदर अथॉरिटीज वॉज एक्सप्लेन्ड। उसको उन्होंने कोशिश की समझाने की मीनिंग को। ये जो टर्म है अदर अथॉरिटीज, ये जो अदर अथॉरिटीज है, दिस टर्म वॉज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड द टर्म। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया अच्छे तरीके से, ठीक है। सो इसका जो स्कोप है केस का, पहले अदर अथॉरिटीज को डिफाइन किया, उसका जो स्कोप था वो थोड़ा कम था, छोटा वाला सर्कल हो गया। फिर उन्होंने डिफाइन किया और एनलार्ज किया उसको, लिबरल इंटरप्रिटेशन करते चले गए, फिर बढ़ता चला गया, अगेन फिर किया। तो इस तरीके से यू विल सी कि जो स्कोप है अदर अथॉरिटीज का, दैट केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग। पहले एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि ये हुआ, इस ग्लास का नाम है अदर अथॉरिटीज। पहले छोटा ग्लास था, इसके अंदर जो भी आया क्या कहलाएगा, अदर अथॉरिटीज कहलाएगा। अब इसको बड़ा करते गए, छोटी सी बड़ी बाल्टी, फिर और बड़ी बाल्टी, फिर बड़ा सा टैंक। तो जितना बड़ा साइज होता जाएगा उसमें उतने ही एलिमेंट ज़्यादा आते चले जाएंगे, है कि नहीं है। इसे कहते हैं वाइडनिंग ऑफ द स्कोप। अदर अथॉरिटीज़ के स्कोप को वाइड करते गई कोर्ट में, कि अदर अथॉरिटीज़ के मीनिंग को कोर्ट ने एक्सप्लेन किया और उसको वाइडर इंटरप्रिटेशन करते चले गए। एंड लास्ट में एक केस का नाम लिख लीजिए आप लोग, जो लास्ट केस है, R.D. शेट्टी कहते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं, रमन्ना दयाराम, ये लिखवा चुका हूँ आपके 5वें केस में है ये। R.D. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ केस भी कहा जाता है। इसमें जस्टिस भगवती साहब हैं, इनका नाम नोट कर लीजिए, क्या नाम है, जस्टिस भगवती। जस्टिस भगवती ने मैथ्यू साहब का, ये सेकंड नाम नोट करना पड़ेगा आपको, ये मैथ्यू जज साहब हैं। इन्होंने एक टेस्ट दिया था सुखदेव भगत सिंह केस में, इसका भी नाम याद करना पड़ेगा। सो जस्टिस मैथ्यू ने जो टेस्ट दिया कि अदर अथॉरिटीज को पहचाने कैसे कि ये अदर अथॉरिटी है, टू आइडेंटिफाई द अदर अथॉरिटी, जस्टिस मैथ्यू, ही गेव ए टेस्ट इन द केस ऑफ सुखदेव वर्सेस भगत राम केस। सुखदेव वर्सेस भगत राम केस में उन्होंने एक टेस्ट दिया, एंड दिस टेस्ट वाज प्रेफर्ड बाय द जस्टिस भगवती। उस टेस्ट को जस्टिस भगवती ने कौन से केस में, R.D. शेट्टी केस में। आपको ये चारों पांचों बातें रटनी होंगी, एंड मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, मैं फिर भी आपको बहुत क्रीम दे रहा हूं निकाल करके। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, हु गेव द ब्रॉडर टेस्ट, इन विच केस, R.D. शेट्टी, विच जज, जस्टिस भगवती। हुज टेस्ट वॉज प्रेफर्ड, मैथ्यू जज टेस्ट वॉज प्रेफर्ड। In which case Justice Matthew gave the test? He gave the test in what?
सुखदेव भगत सिंह केस। तो कितने बातें हो गई यहाँ पर, देखिए दोबारा देख लीजिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से। कौन से जस्टिस, शुरुआत हुई यहां से, जस्टिस मैथ्यू गेव ए टेस्ट इन भगत राम केस, सुखदेव वर्सेस भगत राम केस। तो फैक्ट नंबर 1 जस्टिस मैथ्यू, फैक्ट नंबर 2 सुखदेव भगत राम केस। दिस टेस्ट वॉज एडॉप्टेड बाय जस्टिस भगवती, थर्ड फैक्ट। ही एडॉप्टेड दिस फैक्ट इन केस R.D. शेट्टी, फोर्थ फैक्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू प्रीलिम्स। तो ये हुआ, दीज आर 4 फैक्ट्स, यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द टेस्ट। और यहां से क्वेश्चन आपके उसमें आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको समझ लीजिए आप। व्हाट वाज द टेस्ट एक्चुअली, कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने क्या कहा, इफ ए बॉडी इज द एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई संस्था सरकार की इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहलाई जा सकती है या उसकी एजेंसी कहलाई जा सकती है, देन इट मे बी एन अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। क्या मतलब है इसका, कि नाउ द क्वेश्चन इज दिस, विच बॉडीज, कौन कौन सी संस्थाएं, विच बॉडीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी द स्टेट, कौन कौन सी संस्थाएं राज्य मानी जा सकती हैं। इसके लिए एक ही टेस्ट है, हम ये देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि जनाब एक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन ये है, सपोज LIC, जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए LIC का, क्योंकि जानते हैं सब लोग आप, है ना, वेदर LIC इज कैन बी कंसिडर्ड टू बी अदर अथॉरिटी, और अदर अथॉरिटी मानी जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। तो वेदर LIC कैन बी कंसिडर्ड टू बी द अदर अथॉरिटी, हेंस स्टेट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर एग्जांपल फॉर यू। तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, हु गेव टेस्ट, जस्टिस भगवती गेव टेस्ट। नाउ इन विच केस, R.D. शेट्टी केस, दे सेड वी विल कंडक्ट ए टेस्ट whether LIC is the agency, whether LIC can be considered to be the agency of the state or not। क्या LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को राज्य की, स्टेट की एजेंसी माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। तो जो LIC हुआ, यूनिवर्सिटी कह लीजिए, कोई भी संस्था कह लीजिए आप, अगर वो एजेंसी कहलाई जा सकती है तो हम उसको अदर अथॉरिटीज मानेंगे और इसलिए वो स्टेट हो जाएगा, और दे विल हैव टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट, क्योंकि यही इसकी इंपॉर्टेंस है। वंस LIC इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट, अगर LIC को स्टेट माना जाएगा तो फिर LIC कैन नॉट कमिट द ब्रीच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये बात समझ में आई नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ना, कि हम क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेट की डेफिनेशन को। अभी तक हमने क्या कहते हो, घबराना नहीं, वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द स्टेट। हमने 3 चिड़ियां समझ ली अच्छी तरीके से, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल अथॉरिटीज। कौन सी चिड़िया समझ में नहीं आ रही है हमारी, अदर अथॉरिटीज की। स्टेट मीन्स अदर अथॉरिटीज एज वेल, लेकिन अदर अथॉरिटी का मीनिंग समझ में आया नहीं। लास्ट में आपकी हेल्प किसने नहीं की, जस्टिस मैथ्यू ने की, फिर जस्टिस भगवती ने की। इन 2 महान आत्माओं ने आपकी हेल्प की क्या समझने में, स्टेट का मीनिंग को, किसके थ्रू, अदर अथॉरिटीज के थ्रू। क्या कहा इन्होंने कि आप ये देखिए एजेंसी है या नहीं, क्या उस संस्था को जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है नहीं आती, तो आप एक बात पता कीजिए, क्या ये एजेंसी है या नहीं है, पढ़ लीजिए उनके शब्दों में। ये है, इफ ए बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, if it happens then that body may be an authority under article 12. Court laid down the following test. Number 1,
फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नंबर वन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट इज द फंडिंग सोर्स, दैट इज द एंटायर शेयर कैपिटल। ये है टेस्ट पहला। पहला टेस्ट क्या है कि उसका देखिए पैसा कहाँ से आ रहा है इसका, LIC हो या कोई भी संस्था हो एक्स, नाउ यू वांट टू नो वेदर इट इज स्टेट और नॉट, वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी एजेंसी और नॉट। तो एक्स में पैसा किसका लगा हुआ है, सपोज कीजिए आप जाते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या काम कर रही है, आपको पेट्रोल दे रही है और भी प्राइवेट कंपनी दे रही है, तो वेदर BPCL कैन बी कंसिडर्ड टू बी स्टेट और नॉट। तो आप जाएंगे कि व्हाट इज द चीफ फंडिंग सोर्स, BPCL में किसका पैसा लगा, पता चला अरे तो सरकार का पैसा है, सारा सरकार का पैसा है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट आर बीइंग यूज्ड। इसका मतलब स्टेट इज एक्टिंग थ्रू BPCL, स्टेट क्रिएटेड एन एजेंसी BPCL एंड थ्रू इट उसने अपना कि पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया। तो इस स्टेट में और BPCL में क्या अंतर है, BPCL इज स्टेट, स्टेट इज BPCL, एजेंसी हुआ, बात खत्म। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि व्हाट आर द टेस्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेस्ट और नॉट टेस्ट। तो ये 6 टेस्ट हैं ये आपके, तो इन टेस्ट को देख लीजिए आप, बस मैं पढ़ता हूं, आपको लिस्ट मिल जाएगी इनकी। डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल सेकेंड टेस्ट है। थर्ड इज व्हाट फंक्शनल करेक्टर है, बीइंग गवर्नमेंटल इन एसेंस, मींस कि अगर जो उसका फंक्शनल करेक्टर है, जो उसका जो काम कर रही है, वो जो फंक्शंस हैं, अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, लोक हित में काम कर रही है, एंड क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंटल फंक्शन, जो सरकार काम करती है उसी से संबंधित है वो, तो तब भी हम कहेंगे दिस इज द एजेंसी एंड देयरफॉर स्टेट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही ट्रांसफर कर दिया गया उस कॉर्पोरेशन को, समझे, जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया कि ठीक है भाई, नाउ दिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री विल टेक केयर ऑफ दिस, लाइक दिस। नेक्स्ट इज व्हाट, मोनोपोली स्टेटस, वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस। सपोज कीजिए अभी हम क्या कहते हैं, इंडियन रेलवे कहते हैं, इंडियन रेलवे, आपने देखा होगा आपकी जो टिकट बुकिंग का जो काम होता है वो करते हैं IRCTC, है ना, इंडियन रेलवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हुई वो, IRCTC टेक्स केयर ऑफ द बुकिंग ऑफ द, ये सारे बिजनेस वो देखती है वो, तो वो क्या है, एक कॉर्पोरेशन है, बट दैट कॉर्पोरेशन एंजॉयज मोनोपोली, लाइक LIC इन जो है अपने फील्ड में एक गवर्नमेंट की है, और उसमें हालांकि अब तो मोनोपोली नहीं कह सकते, IRCTC वाले को मोनोपोली कहेंगे, LIC इज ए बैड एग्जांपल, बट IRCTC इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। Monopoly, you can say the Indian railways are run only by the Indian government। तो मोनोपोली का मतलब समझा रहा हूँ आपको। तो जब किसी कॉर्पोरेशन यानी कि किसी कंपनी को मोनोपोली हो, और किसने दी हो, गवर्नमेंट ने दी हो, स्टेट ने दी हो, तो उसको एजेंसी मानेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने 5 टेस्ट दिए, 6 नहीं 5 टेस्ट हैं। तो आपके लिए जानना जरूरी ये है, याद करना ये जरूरी है कि What were the tests? वो कौन कौन से टेस्ट थे जिसको जस्टिस भगवती ने RD शेट्टी केस में दिए थे। तो 5 लाइन्स हैं, ये आपको रटनी पड़ेंगी, कर लेंगे आप लोग। अब जल्दी मुझे बताइए। तो दिस वॉज द टेस्ट, इफ द स्टेट एजेंसी हो या इंस्ट्रूमेंटलिटी हो, दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी द स्टेट। देर आर 5 टेस्ट, RD शेट्टी केस लॉ, भगवती जज, बोलो हाँ ना, कर लेंगे आप लोग। इस सीक्वेंस में जो 5 केस लॉज जो मैंने कुछ लिखवाए थे, फर्स्ट केस इन सीक्वेंस यूनिवर्सिटी मद्रास, उज्जम बाई सेकंड केस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान थर्ड केस, सुखदेव फोर्थ केस, एंड ये आया 5 केस, ये सीक्वेंस में है। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ, और इसमें क्या क्यों है, बिकॉज दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन इन सीक्वेंस। अरेंज दीज केस लॉज, जो केस लॉज दिए गए हैं, इन केस लॉज को आप सीक्वेंस में बताइए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब जब मैंने शुरू में तैयारी की थी, शुरू में जब मैं आप ही की तरह बिगिनर रहा हूँगा, जब मैंने अपने एग्जाम की तैयारी की, तो ऐसा क्वेश्चन सामने टकरा गया कि अरेंज द सीक्वेंस,
कि ओ बाय गॉड, अब क्या इनके ईयर रखने पड़ेंगे कि साहब ये उज्जम बाई उस सन में आया था और वो उस सन में आया था, तो इतनी लॉन्ग लिस्ट है, कैसे करूंगा इतना सब याद। ये वाला क्वेश्चन तो गया हाथ से, अब नहीं होगा, अब नहीं हो सकती तैयारी। हम लोग छोटी छोटी बात से दिल तोड़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, हर जगह आपको सीक्वेंस नहीं पूछते हैं, केवल वहीं पर सीक्वेंस पर क्वेश्चन पूछेंगे केस लॉस की जहां पर लॉ धीरे धीरे डेवलप हुआ है। ठीक है, जैसे इस केस में यूनिवर्सिटी मद्रास में पहले कोर्ट ने कुछ कहा, फिर बाद में थोड़ा चेंज किया, फिर थोड़ा चेंज किया, फिर थोड़ा चेंज किया, तो देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ द केस लॉज ओवर द सेम टॉपिक। एक ही टॉपिक पर कई केस लॉज आए हैं, सीक्वेंस में आए, लॉ डेवलप्ड इन सीक्वेंस। तो इन ओनली इन सच केसेस करेक्ट सीक्वेंस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो नेवर बी इन पैनिक, कभी कोई क्वेश्चन देख लो डर जाओ, यू नीड नॉट टू क्रैम द ईयर ऑफ द केस लॉ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, पहले कौन सा केस आया था, पहले आई शांताबाई एस, फिर आया अल्फाबेटिकल उज्जम बाई, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जलाई, फिर क्या किया, सुख की प्राप्ति हुई, फिर क्या हुआ, आर.डी. शेट्टी आ गए, खत्म बात। तो 5 केस लॉस की सीक्वेंस ऐसे रट गई, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा हो जाएगा। नाउ व्हाट मोर टू बी डन इन दिस केस। ये तो हुए बेसिक 5 केसेस, और इसके बाद में भैया बहुत सारे केस लॉज हैं। उसमें क्या कहा गया कि वेदर दिस अथॉरिटी इज द केस लॉ और नॉट, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट फला अथॉरिटी इज टेस्ट और नॉट। तो देयर इज ए लिस्ट, उसमें क्या क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ, आई विल गिव यू द लिस्ट। हो उसमें क्या है, उसमें लिखा जाएगा ऐसे, दे विल गिव यू द नेम ऑफ एन अथॉरिटी, ठीक, वेदर दिस इज स्टेट और नॉट, ये स्टेट है या नहीं है, या सेकंड क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग निम्नलिखित में से विच इज या इज नॉट, क्या है क्या नहीं है स्टेट, निम्नलिखित में क्या स्टेट है और क्या स्टेट नहीं है, यहां से क्वेश्चंस में आता है। ठीक है साहब, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसमें। तो आई विल गिव यू द प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द केस लॉज, फिर आप रख लीजिएगा। तो इति समाप्तम आर्टिकल 12।